नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज अपन 10वीं हिंदी का मुकदमा यह पाठ देखेंगे। हवा पानी के संबंध में, यह प्रदूषण के संबंध में ये पाठ दिया है और उसी के संबंध में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। इस पाठ के भीतर लेखक ने आपके सम्मुख ऐसी बातें रखी हैं। हवा और पानी मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आज ये दोनों प्राकृतिक संसाधन प्रदूषण हो रहे हैं, जिसके कारण पूरा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। इसी प्रदूषण का कारण हम मानव ही है। कई स्थानों पर अनेक मुद्दों में लोभवश मनुष्य इस प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। प्रस्तुत एकांकिका में ने इसी बात पर बल देते हुए, जोर डालते हुए प्रदूषण के कारण हम हैं, तो इससे दूर कैसे किया जाए और उससे मनुष्य को हानि न हो, इसी तरह की जानकारी देने की कोशिश की है। अब हम इस नाट्य छटा के माध्यम से एक अब देखते हैं, चित्रपट देखते हैं, नाटक देखते हैं। उसी तरह एक छोटे से गोविंद शर्मा जी ने आपके सम्मुख एक नाट्य छटा किस प्रकार प्रदर्शित किए हैं या रखी है, उसके संबंध में हम देखेंगे। इसमें मुख्य पात्र हैं महाराज, मंत्री, हवा, पानी और कुछ लोग। महाराज का दरबार ये स्थल है। इसी एकांकिका के माध्यम से पर महाराज सिंहासन पर बैठे हुए दृश्य दिखाई देते हैं। एक तरफ मंत्री तथा दरबारी गण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे हैं। इसी तरह से इस रंगमंच पर सभी स्थिति दिखाने की कोशिश की है। अभी वास्तव में पाठ में क्या दिया है, पाठ में क्या बताया है, इसके संबंध में हम जानकारी लेंगे। महाराज, मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। यानी दरबार में महाराज के प्रति पानी के संबंध में शिकायत लेकर गांव के सभी लोग उनके पास चले जाते हैं। मंत्री खड़े होते हुए, हाँ जी महाराज, यानी महाराज के पास सभी लोग शिकायत लेकर आते हैं। मंत्री से पूछा जाता है कि सभी लोग है क्या। आदरातिथ्य के रूप में या सम्मान के रूप में महाराज आते ही सब खड़े हो जाते हैं। महाराज कहते हैं, जिनके बारे में शिकायत है, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है? यानी जिसके संबंध में शिकायत लेकर लोग आए हैं, उन लोगों को भी, शिकायत जिसके तरफ है उन्होंने भी नेता दिया है या बुलाया है। इसी तरह की बात हो जाती है। मंत्री, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वे पास के कमरे में बैठे हैं। जिनके संबंध में शिकायत लेकर लोग आए हैं, वे भी वहाँ नज़दीक के कमरे में बैठे हुए हैं। महाराज, ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें। पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हुए भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कलह आवाज सुनाई देती है। यानी जिसके संबंध में पहले हम मुकाबला या फैसला पानी के संबंध में लेंगे, पानी को बुलाया जाए। इसी तरह से दृश्य दिखाई देता है। रंगमंच पर एक भीगे कपड़े से भीगा हुआ लड़का राज दरबार में हाजिर हो जाता है। उनके कपड़ों के भीतर छिपाया गया टेप रिकॉर्डर पानी की कलरव की आवाज़ सुनाई देता है। पानी, महाराज की जय हो। यानी कोई भी महाराज के सम्मुख आते ही महाराज का जय घोष किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। महाराज, पानी तुमसे इन लोगों की शिकायत है। यदि किसी शिकायत सच साबित हो गई तो मुझे राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। महाराज उसे सवाल करते हैं, आपके संबंध में ढेर सारी शिकायतें आ रही है। अगर शिकायत सुनने के बाद कोई फैसले में आपको दोषी मान दिया गया तो आपको दंडित करना पड़ेगा। पानी, महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे
क्यों नाराज है? मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। लोग मेरे संबंध में शिकायत लेकर आपके पास हैं। मेरे संबंध में लोग क्यों नाराज हैं उसी के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं साफ सुथरा निर्मल हूँ। मंत्री जी कहते हैं, महाराज, लोग की पहली शिकायत यह है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। ये नदियाँ और गह्वरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। मंत्री जी के माध्यम से शिकायत सुनी जाती है। लोगों की शिकायत है कि पानी पहले जैसा निर्मल नहीं है, क्योंकि नदी तथा गह्वरों में, तालाबों में अब पानी स्वच्छ नहीं है। वह बहते वक्त आपके साथ गंदगी तथा बदबू लेकर आता है और उसी के कारण लोगों को बीमार होना पड़ता है। पानी उस शिकायत का उत्तर किस तरह देता है, देखेंगे। महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ जाते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंकी दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी, वह शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता, मुझे शिकायत करने वाले ही गंदा और दूषित करते हैं। वे उनकी शिकायत जानकर उसके संबंध में पानी जवाब देता है, लोगों के सवाल का जवाब देता है। लोग ही मेरी रखवाली ठीक तरह से नहीं करते। आपके गांव के जो पशु हैं वह मेरे भीतर तालाब में छोड़ देते हैं। वह पशु किस तरह का बर्ताव करते हैं, अलग अलग प्रकार की कृतियां करके मुझे गंदा बना देते हैं। शहरों के कारखानों के पानी उस नदी के माध्यम से मुझे प्रभावित करते हैं और उसी गंदगी को मैं बहाते आगे ले जाता हूँ। मेरा कोई दोष नहीं है। अब पहले जैसे लोग ही उसके संबंध में कार्य नहीं कर रहे हैं, उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, वे खुद ही दूषित बना दे रहे हैं। इसी तरह की शिकायत, लोगों की शिकायत का उत्तर पानी दे देता है। आगे देखेंगे। महाराज कहते हैं, भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है? लोगों को पूछा जाता है कि उसके संबंध में आपको कुछ कहना है क्या, उसका जवाब है आपके पास? लोग आपस में फुसर फुसर कर बातें करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, एक आदमी कहता है, महाराज, यह तो मान लिया पर कहीं बरसात कहीं नहीं बरसना, यह तो इस पानी का ही मनमानी है। महाराज से एक इंसान शिकायत करता है कि महाराज, आप देखो कि पानी की किस तरह की मनमानी होती है। एक जगह बरसता है, ढेर सारा बरसता है, तो कहीं बरसता ही नहीं। उनकी मनमानी की तरह यह चल रहा है। पानी कहता है, नहीं महाराज, मुझे उसका जवाब दिया जाता है। पानी उसका जवाब देता है, मुझे पानी की मर्जी कहाँ चलती है? जिधर ढलना हो, वहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर वहाँ मैदान बना दिए हैं, पेड़ काट डाले हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसता कैसे हो सकता है? वर्षा न होने के लिए भी यहाँ लोग जिम्मेदार हैं। पानी आपने सवाल के जवाब में उत्तर देता है, महाराज, मेरी मर्जी कहाँ चलती है? जहाँ जिधर धकेल दिया जाता है, जैसे आकाश में बादल होते हैं, हवा उसे ठंडी लगने पर बारिश हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने उसको कैसे बना दिया? बड़े बड़े पहाड़ को हो, उसके ऊपर जो पेड़ हैं वह सब काट डाले हैं, पहाड़ों को सपाट मैदान बना दिया है, और उसी के कारण मुझे अटकाने वाला तथा रोकने वाला पेड़ नहीं, डोंगर पर्वत नहीं, कोई नहीं है। इसके कारण मुझे आगे बढ़ाया जाता है, कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता। इसके कारण, ये नष्ट होने के कारण मुझे आगे जाकर जहाँ अनुकूल वातावरण होता है वहीं पर मैं गिर जाता हूँ। दूसरा आदमी कहता है, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी जो
बादल बना है वहाँ तो बरसे ही। फिर जहाँ पानी कहता है जो बादल बना है वहाँ तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नहीं बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्तानों में की पुरानी जगह होगी वहाँ तो मैं जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना दिए हैं, ऐसे घर में डूबेंगे ही। मैंने ही बनाया गलियों गलियों में घूमता रहा हूँ, यहाँ कैसे संभव है। लेकिन पानी उसका जवाब देता है कि लोगों ने ऐसे वर्षा काल के संबंध में ऐसे अनुचित कृत्य किए हैं कि मेरे मार्ग के अंदर ही नदी के किनारे तथा नदी के भीतर पात्र में भी अपने घर बनाए हैं। उसी के कारण मुझे अटकाव होने के कारण गली गली में घूमते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, और उसी के कारण मुझे तेजी से भागने के अलावा लोग बीच बीच में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तीसरा आदमी कहता है, महाराज हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है, हमने नीचे जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज पानी पागल के हाथी की तरह चलता है, आंख मूंद कर चलता है। लेकिन एक तीसरा इंसान शिकायत करता है कि बाढ़ के पानी के संबंध में। पानी उसका जवाब किस तरह देता है, नहीं महाराज मैं देखकर ही चलता हूँ, तभी तो ढलना की तरह जाता हूँ, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है, पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर धीरे धीरे आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। आप लोगों ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं, मैं वहां से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हूँ, नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूंगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार हैं। यानी उसके संबंध में जो लोग शिकायत करते थे कि हमारे गांव में ऊंचे होने के कारण भी बाढ़ के कारण दिक्कत पैदा हो गई, लेकिन इसके जिम्मेदार ये लोग ये बाजू वाले पर्वत पर तथा टेकड़ी पर जो भी वृक्ष थे उन्होंने साफ कर दिए, तोड़कर डाल दिए। इसी के कारण मुझे पहाड़ में से नीचे उतरने की संत गति नहीं मिलती, या धीरे धीरे नहीं मैं उतरता। मैं लुढ़कते हुए वृक्षों का कोई अटकाव न होने के कारण मैं सीधे लुढ़कते लुढ़कते नदी के पात्र में आ जाता हूँ। इसके गति के कारण नदी में बहाव तेज बहता है और उसी नदी के भीतर पात्र में पानी न समाने के कारण लोगों के ऊंचे भाग पर भी अतिक्रमण हो जाता है। इसी तरह वह अपनी शिकायत का उत्तर देता है, महाराज कोई और शिकायत? कोई नहीं बोलता। मुझे चुप्पी इस बात की है, गांव है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी बनाते रहो। इसी तरह वह शिकायत की संबंध में पानी के शिकायत के संबंध में सभी का निराकरण हो जाता है। और उसी के साथ ये दूसरा दृश्य हम देखने वाले हैं। दूसरे दृश्यों में पानी की जगह हवा के संबंध में शिकायत की जाती है। महाराज मंत्री जी कहते हैं, मंत्री जी हवा के प्रति तो लोग क्या शिकायतें हैं। एक आदमी आगे आकर हवा के संबंध में शिकायत करता है, महाराज की जय हो। महाराज आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। हवा के संबंध में शिकायत करते वक्त वह इंसान कहता है कि वह उसी के संबंध में शिकायत करते वक्त वह कहता है कि हवा अभी
ठीक तरह से नहीं बह रही। इसी के कारण मुझे इस हवा के संबंध में सोचना पड़ता है। या बदबू होने के कारण हवा हमें अच्छी नहीं लगती। हवा उसका जवाब किस तरह देता है देखेंगे। महाराज, ये आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। आपने मेरे पास न तो खुशबू है न बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल ये लोग मरे हुए पशु पंछियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारणों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती है और यह बदबू दूर तक फैल जा रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग रात में सोए हुए ही मौत के मुंह में चल गए थे। इन लोगों से कोई की कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाए, सफाई रखे, कचरे से कंपोस्ट खाद बनाइए। देखिए किस तरह से लेखक ने तथा उसके संबंध में सोच विचार करके उत्तर दिया है। हवा के संबंध में सवाल पूछने पर हवा कहती है कि न बदबू वाली हूँ न मुझे कोई अलग प्रकार की स्वाद है। मैं तो अकेले बहते बहते आगे बढ़ती हूँ, लेकिन अपने आप में कोई खुशबू भी नहीं है, कोई बदबू भी नहीं है। लेकिन उसके संबंध में वह शिकायत करने वाले लोग ही मुझे किस तरह परेशान करते हैं। आपके घर का कूड़ा कचरा, पशु पंछियों जो मरे हुए हैं इधर उधर डालकर हवा को दूषित बनाया जाता है और उसी बदबू वाली हवा को एक साथ लेकर मैं इधर उधर भटकती हूँ, लोगों के नज़दीक जाती हूँ और मेरा अपना कोई स्वाद नहीं होता। बदबू बनाकर लोग ही मुझे छोड़ देते हैं। देखिए उदाहरण दिया है लेखक ने यहाँ भोपाल में घटी हुई दुर्घटना के कारण। रात के वक्त एक फैक्ट्री से निकली हुई हवा के कारण बहती हुई लोगों के घर में घुस गई और सोए हुए लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह से कारण मैं खुद दूषित नहीं हूँ, लोग ही मुझे दूषित बना देते हैं। अगर इधर उधर गंदगी डाले गए ऐसा ही होगा। गंदगी इकट्ठा करके उसे कचरे के डिब्बे में तथा एक जगह डालकर खाद बनाया जाए तो आपका ही फायदा होगा। ये तो आदमी कहता है, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था। देखिए हवा के संबंध में सवाल करते वक्त एक इंसान कहता है कि अचानक बहने के कारण मिट्टी उड़ जाती है और वह हमारे आंखों में चल जाती है, घर में उसका धूल के कण आ जाते हैं। हवा कहती है मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करती, चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो मैं चलना बंद किया। हवा का चलना बंद हो जाता है तो सभी को घुटन महसूस होने लगती है। मंत्री महोदय कहते हैं, आगे देखेंगे, मंत्री महोदय जी कहते हैं हवा रानी नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तुम चलोगी नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे। हवा चलना शुरू हो जाता है, यानी हवा न रहने के कारण इंसान जीवित नहीं रहेगा। आपको धीरे धीरे से चलना तो पड़ेगा ही। इसी तरह के उसे विनती की जाती है। महाराज कहते हैं हवा के बारे में कोई और शिकायत। औरत कहती है, महाराज हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर से रेत और कूड़े से भर दिए जाते हैं। हवा तो बहे पर आंधी क्यों। हवा के संबंध में तेज तूफान के कारण रास्तों से कूड़ा कचरा उठाया जाता है, धूली के कण उठाए जाते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। इसके संबंध में शिकायत एक औरत करती है।
हवा कहती है, हम महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इनके जब गर्मी लगती है तो तो लोग पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है, मैं तेजी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि भी, जो भी हल्की चीज रास्ते में होती है, मेरे साथ उड़ने लगती है। ये आपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास, गली मोहल्ले में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगाए देते हैं। इनके फेंका हुआ ही वापसी इनके घर में जाता है। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियाँ सड़कों पर फेंक देते हैं। वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती है और फसलों को नुकसान पहुंचती है। जैसे करनी वैसी भरनी हो जाती है। क्या आप कर सकती हूँ? इससे मेरा भी मन बड़ा दुखी हो जाता है। हवा के संबंध में, तेज भाव के संबंध में शिकायत करने पर लेखक के क्या बता देते हैं? हवा कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं। तेज भाव किसके कारण होता है? अगर मान लीजिए आपको हवा की गर्मी के कारण हवा की जरूरत होती है, तो आप पंखा लगाते हैं। पंखे की गति बढ़ने के कारण मेरा चलन वलन बढ़ता है, तेजी से बहने लगती हो। अगर मान लीजिए कि एक जगह पर कोई हवा का दबाव कम हो जाता है, तो वहां पहुंचना मेरी जिम्मेदारी होती है। और मेरे तेज आगे बढ़ने के कारण वहां से मिट्टी, कूड़ा, कचरा, सभी चीजें, पॉलीथीन की बैग, रास्ते से फेंकी हुई चीजें मेरे साथ आगे तेजी से बहने कर आपके घर के खिड़की के दरवाजे से अंदर आ जाती है। मेरा मन नहीं होता, ये पॉलीथीन की बैगें खेतों में जाकर गिर जाती है और उसी से खेती का बड़ा नुकसान हो जाता है। मन दुखी हो जाता है, लेकिन क्या करेंगे, लोगों को कैसा समझाएंगे? अंत में महाराज क्या कहते हैं? मैंने सबकी बात सुन ली है। लोग हवा पानी से दुखी तो है, पर कसूरवार इनका ही है। लोग को सफाई की आदत अपनी अपनी होगी, तभी ये दूषित होने से बचेंगे। हमें चाहिए कि हम गांव और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए और इनके प्रदूषण से बचने के लिए उपाय खोजे, उचित कार्यवाही करें। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा पानी के प्रति दोस्त का भाव दिखाते हुए चल जाते हैं। यानी सभी ने एक साथ मिलकर काम किया तो अच्छा रहेगा। जो नैसर्गिक स्रोत होते हैं उसे बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि हवा तो अपने आप पैदा नहीं होती या गंदी नहीं होती, लोग ही उसे गंदा करते हैं। जल को लोग ही उसके भीतर कुछ अलग अलग चीजें डालकर उसे दूषित बना देते हैं। लोगों की जिम्मेदारी होती है एक दूसरे का सहयोग लेकर ये अपने बचाव के लिए, अपने खुद की सेहत के लिए ये सभी क्रियाएं लोगों ने करनी चाहिए। तभी तो आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको अच्छी हवा मिलेगी, स्वच्छ पानी मिलेगा। इसी तरह लेखक ने इस पाठ के भीतर कहा है। अभी ये पाठ पूरा हो गया। आपको इस पाठ के नीचे पन्ना नंबर 40 पर जो स्वाध्याय दिया है, वह स्वाध्याय आपके नोटबुक में छुड़ा कर रखना है। अगर आप स्कूल में आने के बाद उसे जांचा जाएगा। इसी तरह ये पाठ खत्म हो जाता है।